टीवी अखबार आपको लगातार दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन में टूट है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस में मनमुटाव है, नीतीश कुमार नाराज हैं, शरद पवार नहीं आएंगे। लेकिन ठीक इसके उलट सबूत देखिए, ये गाड़ियों का काफिला देखिए। ये एक समय में जो गाड़ियों का काफिला है, इस काफिले को सिंधिया के सबसे करीबी समंदर पटेल के 100-1000 गाड़ियों का काफिला, ये कांग्रेस के नेता हैं और ये जा रहे हैं बीजेपी से हटकर ज्वाइन करने कांग्रेस में। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से ये इतना बड़ा जनसैलाब और काफिला लेकर सिंधिया के करीबी नेताओं का भगदड़ मचा हुआ है। राजस्थान से भी डराने वाली खबर आ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया काफ़ी नाराज हैं, उनको जिस तरह से इग्नोर किया गया है उसके बाद वो काफ़ी नाराज हैं। तो सोचिए, कोई टीवी अखबार इस शॉर्ट से खबर नहीं दिखाएगा। ये 1000 गाड़ियों का काफिला, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या हालत है। सिंधिया के सारे करीबी कांग्रेस में क्यों भाग रहे हैं? उनके नज़दीकी समझे जाने वाले नेता समंदर पटेल 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल होने निकले। इससे पहले सिंधिया के एक और करीबी राकेश गुप्ता इसी तरह का काफिला लेकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस चलता रहता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा और बड़ा सवाल उठाया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। ब्राह्मण समाज से आते हैं, मिसगाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और अब तक 2014 में सबसे बड़े कैंपेनर थे, 2019 में भी मोदी जी के पक्षधर थे। अब वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा चेहरा बनते हैं तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। अगर 2024 में मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको मैं बता रहा हूं, टीवी अखबार के लगातार सर्वे आ रहे हैं। जैसी टीवी अखबार वाला पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर कोई सर्वे डालता है, ट्विटर पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, 70 से 75% बीजेपी और मोदी के खिलाफ जाता है। 15 से 20%, 18%, 15%, 16% उनको समर्थन मिल रहा है। इसका मतलब है कि अंदर खाने सब ठीक नहीं है। और लेकिन टीवी के दम पर, अखबार के दम पर सवाल है कि कब तक मीडिया मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी अपने आप को मैनेज कर पाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी फंस गए हैं, लेकिन उनके पास कुछ विकल्प भी है। आप सोचिए, बीजेपी में अब अरुण जेटली रहे नहीं, सुषमा स्वराज रही नहीं और गोपीनाथ मुंडे रहे नहीं। ये सब लोगों की मौत हो चुकी है। अनंत कुमार रहे नहीं। ये वो नेता थे जो आडवाणी ग्रुप के माने जाते थे। अब सबसे बड़ा जो राह में रोड़ा है, सोचिए किस तरह से 2024 से पहले मोदी अपने राह के रोड़े को हटवा रहे हैं। ये खबर कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा आपको, अंदर की खबर बता रहा हूं। नितिन गडकरी, सब जानते हैं, अभी जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की, उसमें एक कुर्सी खाली है, बगल में नितिन गडकरी हैं, इधर मोदी जी हैं और उनके प्रेसिडेंट हैं नड्डा। तो प्रेसिडेंट नड्डा, एक कुर्सी खाली और इधर गडकरी। दिनेश चंद्र मुर्मू सीएजी के जो हेड हैं, वो बहुत करीबी लोगों में से हैं प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन सोचिए, सीएजी 2 रिपोर्ट लगातार संसद के पटल पर जारी कर रही है। गुजरात से हैं, मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन सवाल है कि सीएजी ने 2 रिपोर्ट जारी की है, एक आयुष्मान का और दूसरा 250 करोड़ रुपए का सड़क। लगातार जिस तरह से मनसुख एल मंडाविया, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं नाम लेने में देरी हुई। तो मनसुख एल मंडाविया जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। एक्चुअली मोदी जी की सरकार में इतना ज़्यादा सारा फैसला मोदी जी करते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर तो जानता हूं राजनाथ सिंह हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जानता हूं सीतारमन हैं, हेल्थ मिनिस्टर जान गया मनसुख एल मंडाविया है नाम लेने में। जो MHRD के मिनिस्टर हैं वो उनका भी नाम जानता हूं, पुरुषोत्तम वैष्णव हैं, रेल मिनिस्टर हैं। खैर, तो ये जो 2 खबरें लीक हुई है, क्या ये दोनों को रास्ते से हटाना चाहते हैं? सूत्र बता रहे हैं कि उससे भी बड़ी खबर है। जितेंद्र यादव हैं, बड़े पत्रकार, उन्होंने लिखा है
कि दरअसल 2 रिपोर्ट जारी की गई ताकि प्रधानमंत्री पर किसी को शक भी ना हो कि नहीं, अगर वो सीधे सीधे नितिन गडकरी को टारगेट करते तो नितिन गडकरी आरएसएस के बहुत करीबी लोगों में से हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, नागपुर से आते हैं, आरएसएस से गहरा संबंध है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक तीर से 2 निशाना कर रहे हैं। सीएजी ने 2 रिपोर्ट रखी है, हेल्थ मिनिस्ट्री की और परिवहन मंत्रालय की। 18 करोड़ लागत से बनने वाली रोड जो सड़क है उसका 1 किलोमीटर का खर्चा 250 करोड़ हो गया। ये खबर मार्केट में है और नितिन गडकरी का पक्ष कमजोर हो रहा है। पक्ष तो कमजोर हो रहा है मंडाविया का भी, लेकिन वो बचा लिए जाएंगे और हो सकता है कि नितिन गडकरी का पत्ता साफ हो जाए। दरअसल 2024 में जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी का 150 और 200 के बीच जाते जाते दम फूल जाएगा, हाँफने लगेंगे। उसके बाद बीजेपी के अंदर खाने में भी बहुत बेचैनी है और जो गुजरात से आते हैं दोनों लोग, अमित शाह और मोदी, उनसे कोई भी मिनिस्टर्स खुश नहीं है। लेकिन बोले तो बोले कौन, सामने कोई बोल नहीं सकता है, उनके चेहरे पर सरकार बनी है, लेकिन अंदर खाने की बेचैनी है। और लोग कह रहे हैं कि अगर मामला 150 से 200 के बीच में फंसा तो मोदी के नाम पर तो सहमति नहीं बनेगी। और ये बात शरद पवार ने भी कहा है कि ठीक वैसा कुछ हो सकता है जैसे देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा और उनका डिमोशन हो गया। सरकार तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में जैसे जैसे बना ली, लेकिन मुख्यमंत्री किसी मराठा को बनाना पड़ा। तो क्या बीजेपी के अंदर खाने मोदी के खिलाफ विद्रोह में फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी सचमुच बैकवर्ड हैं और अब तक तो वो सफल हो रहे थे, लेकिन जो लगातार जो सवर्णों का तुष्टीकरण है वो उनको संकट में खड़ा कर रहा है। सोचिए, किसी ने प्रधानमंत्री ऑफिस से दिलीप मंडल की नज़र बहुत पार की है, ये नज़र चली गई, किस तरह से भारतीय झंडा का अपमान हो रहा है। सोचिए, नेशनल फ्लैग को आप किसी भी कीमत पर सर्कल में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये देखिए, ये सर्कल में दिखा दिया गया। दिलीप मंडल का ये अपमान है और जानबूझकर कोई प्रधानमंत्री के साथ साजिश तो नहीं कर रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपको दिख रहा है वो उतना आसान नहीं है, सब कुछ उस हिसाब से नहीं चल रहा है जो आपको लग रहा है। और प्रधानमंत्री लगातार बीजेपी में अलग थलग पड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर समय रहते उन्होंने इस पर लगाम नहीं लगाया तो उसी की तैयारी है कि गडकरी को नाप दिया जाए और तब जाकर आपकी बात बन सकती है। वहीं दिलीप मंडल ने इस खबर को पकड़ा और उन्होंने एक बात कही है। सोचिए, कल से एक बहस तेज है कि क्या पढ़ा लिखा ही नेता बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में एक कानून बनाया कि जो ग्रेजुएट है वही चुनाव लड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में लोकतंत्र में लोगों की रुचि खत्म हो गई, जिससे हमको कुछ मिलना ही नहीं, उसमें रुचि क्या। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत की डेमोक्रेसी इसलिए जिंदा है कि यहाँ के गरीब, मजदूर, SC ST OBC को लगता है कि हमें उससे अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला है। जैसे इनको हटाया जाएगा पढ़ाई लिखाई के नाम पर, सारा चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोचिए, तो ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल है। और राजस्थान में एक महिला के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, आकाश आनंद लगातार दौरा कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी खबर है। और जयंत चौधरी ने अब साफ कर दिया है कि वो NDA में नहीं जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार के खबरों पर भरोसा मत कीजिए। टीवी अखबार ये सारी खबरें नहीं बताएगा। टीवी अखबार दरअसल RSS का प्रचारक है। आपके घर में 2 प्रचारक हैं RSS के, एक टीवी और अखबार, उससे सावधान रहिए। ये झूठ ही नहीं फैलाते हैं, बहुजन नेताओं को बदनाम ही नहीं करते हैं, ये भारत के नागरिकों को आपस में लड़वाते ही नहीं हैं। ये मनुवादी लोग हैं, कास्टिस्ट लोग हैं। ये इस देश के संविधान, इस देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। संविधान के साथ ये लोग संविधान को पसंद नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश का टीवी अखबार गैर संविधान के खिलाफ है। कभी देखा है इनको संवैधानिक बात करते हुए? इसलिए टीवी अखबार से सचेत रहिए। ये गोदी मीडिया नहीं है, मोदी मीडिया नहीं है, ये मनुवादी मीडिया है। अभी बिहार में एक पत्रकार की हत्या हुई है। ऐसे खबरें चल रही हैं जैसे लग रहा है कल ही बिहार सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। रोज पत्रकार जेल में डाले जाते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। ये लोग गिद्ध हैं, ताक में रहते हैं कि कब गैर बीजेपी शासित राज्यों की खबरें सामने आए।
काश इस देश की मीडिया हमेशा बिहार जैसे सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, सवाल पूछा जाना चाहिए क्यों हुई हत्या, लेकिन सवाल है कि सवाल तब क्यों नहीं पूछा जाता है जब कोई सवर्ण और उसमें भी बीजेपी शासित राज्य का मामला हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत की जो मीडिया है वो कास्टिस्ट मीडिया है, मनुवादी मीडिया, उस पर भरोसा मत कीजिए। वो भारत की जो मीडिया है जिसको बाबा साहब पहले कांग्रेस मीडिया कहते थे जब कांग्रेस की सत्ता थी, अब वो मोदी मीडिया नहीं है, बीजेपी मीडिया नहीं है, आरएसएस की मीडिया है, मनु मीडिया है। इसलिए वो आपको कभी सच खबर नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ कैंपेन चलाएगा, चाहे वो मंडल कमीशन के खिलाफ हो, चाहे लालू यादव के खिलाफ हो, नीतीश कुमार के खिलाफ हो, हेमंत सोरेन के खिलाफ हो, स्टालिन के खिलाफ हो, मायावती जी के खिलाफ हो या अखिलेश यादव के खिलाफ हो। इस देश के SC ST OBC और किसानों को मीडिया का बॉयकॉट करना चाहिए तब तक जब तक उसमें आपके एंकर, संपादक, आपके मालिक न हो। वो आपको नेताओं को इसलिए बुलाता है ताकि आप सिर्फ दर्शक बने रहें, मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए, दर्शक बने रहिए, फसल वो काटेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। देश के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खाया जा रहा है और उसके निधि से यहां तक कि पैसे ले रहे हैं विश्वविद्यालय, लेकिन पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, जो मोदी जी पूरे देश को ये बताते हैं, अपनी संख्या गिनाते हैं और खुद को भी पिछड़ा बताते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में BHU छात्रावास में पिछड़े वर्ग के 27%, BHU छात्रावास के आवंटन में पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित नहीं है, जबकि EWS तक का है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस विमर्श का क्या होगा जिस विमर्श में ये लोग गाना गाते थे, वो ये कहते थे कि सन सोपा ने बाधी गांठ पिछड़े पांव 100 में सा। जो 60% आबादी है उसका 27% ही आरक्षण देने में आपको इतनी बेचैनी क्या? लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं है, उसके कक्षाओं के चयन में अभी PhD के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसमें EWS का आरक्षण तो लागू है, लेकिन पिछड़े वर्ग का 27%। वहां किसी भी कक्षा के चयन में, चाहे MBA में, चाहे BTech में, चाहे BSc में, कहीं भी 27% आरक्षण लागू ही नहीं है। ये तो पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारों का दोहन है और आप एक वर्ग को, एक बड़े तबके को आप दबा करके रखना चाह रहे हैं, उसके हक अधिकार को जो सदियों से सताया और तिरस्कार के दृष्टिकोण से देखा गया, जो कमेरा और मेहनत कश लोग हैं उनको आप हाशिए पे रखना चाह रहे हैं, ओवरलैपिंग आपने खत्म ही कर दी है। तो ये हमारा निवेदन होगा, समाजवादी पार्टी ये अपील करती है कि BHU के छात्रावास आवंटन में पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और लखनऊ के बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी कक्षाओं के चयन में, विद्यार्थियों के चयन में पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।